welcome back to all on my YouTube channel that is शकुंतला गाइड क्लासेस। I hope you all are doing great and आप सबकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। So guys, आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है कि आज मैं आप लोगों के लिए एक न्यू MCQ सीरीज लेकर आ रही हूँ जो कि आपकी पेपर 1 की फर्स्ट यूनिट टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर है। यहाँ मैं आप लोगों से 200 प्लस MCQ जो है वो डिस्कस करूँगी टीचिंग एप्टीट्यूड के। और सिर्फ गाइस मैं आपसे क्वेश्चन ही डिस्कस नहीं करूँगी, मैं आपको लॉजिक लगाना बताऊँगी कि किस तरह से आपने टीचिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व आउट करना है। देखो एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं टीचिंग के वो क्या होते हैं, आपके कॉन्सेप्चुअल बेस्ड होते हैं। मतलब कुछ ही क्वेश्चंस ऐसे होते हैं कि आपको अपना कॉन्सेप्ट लगाना है, आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है। तो अगर आप लॉजिकली अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो आप आई एम डैम श्योर आप हर एक क्वेश्चन का करेक्ट आंसर मार्क करके आओगे। गाइस एज यू नो आप सबका टारगेट क्या है, ओनली एंड ओनली GRF। तो प्लीज़ अपने टारगेट को माइंड में रखिए, GRF को माइंड में रखिए और उसके लिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करना पड़ेगा। हार्ड वर्क तो हर कोई करता है, जो हार्ड वर्क करते हैं उनको नेट क्लियर होता है, हमें साथ में थोड़ा स्मार्ट वर्क भी करना है ताकि हम क्वेश्चंस को ईजिली सॉल्व कर सके, कम टाइम में सॉल्व कर सके और हमारा GRF हमारे पास हो। तो मैं आज आपके लिए यही एक कोशिश करूंगी कि आपको इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व आउट करवाऊं कि आप जो है लॉजिक्स लगाना सीख जाए कि कैसे क्वेश्चंस को डील करना है एग्जाम में, कैसे क्वेश्चंस को करेक्ट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ बने रहिएगा, एंड तक मेरी वीडियो को देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगे देन कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपनी फीडबैक जरूर देकर जाना। एंड जो भी मेरे चैनल पर न्यू है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आपको आने वाली हर एक वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और इससे पहले भी गाइस बहुत सारी जो है वीडियोस अपलोड हो चुकी है, मैंने इकोनॉमिक्स की भी MCQ सीरीज स्टार्ट की हुई थी वो जो कि हमारी कंप्लीट हो गई, तो उनको जरूर देखिएगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। ये रहा गाइस आप लोगों के सामने आपका फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, अ गुड टीचर इज वन हु कैन। एक अच्छा टीचर आप किसको कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस यहाँ आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, खुद को एज अ टीचर रखकर देखना है। हर क्वेश्चन में आप अपने आप को टीचर मानोगे, ठीक है, और उस हिसाब से आपने क्वेश्चंस को रीड करना है और ऑप्शंस को रीड करना है। अब हमने देख लिया एक आप एक अच्छा टीचर किसको बोलोगे। फर्स्ट ऑप्शन बोलता है मेक डिफिकल्ट सब्जेक्ट मैटर इजी फॉर स्टूडेंट। वो टीचर जो कि डिफ़िकल्ट जो सब्जेक्ट मैटर होता है उसको स्टूडेंट्स के लिए इजी बना दे। तो यस ये आप कह सकते हो कि ये एक अच्छी क्वालिटी होगी। अभी हम बाकी के ऑप्शंस भी देखेंगे। नेक्स्ट आपका ऑप्शन बोलता है टीच सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी। क्या एक अच्छा टीचर वो होगा जो कि आपको सोशियोलॉजी और फिलोसफी पढ़ाएगा? क्यों, बाकी के सब्जेक्ट भी तो है। मैं आप लोगों को कॉमर्स टीच कर रही हूँ, मैं आप लोगों को पेपर 1 टीच कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि मैं गुड टीचर नहीं हूँ। तो ये क्या होगा आपका क्रॉस। नेक्स्ट से दैट आई डू नॉट नो एवरीथिंग। क्या एक गुड टीचर वो होगा जो कि ये बोले कि मैं सब कुछ नहीं जानता? देखो ठीक है कि कोई भी परफेक्ट नहीं होता अपनी फील्ड में, ठीक है, लेकिन एक अच्छा टीचर आप उसे ये नहीं बोलोगे कि जो ये कहे मैं सब कुछ नहीं जानता, वो इवन आपकी हेल्प करे कि नहीं जानता तो भी वो आपको हेल्प करे, कहीं से भी आपको चेक करके बताए। तो इसीलिए ये आपकी एक गुड टीचर की क्वालिटी नहीं हो सकती। नेक्स्ट आपको बोलता है कीप ऑन अपडेटिंग हिज इंफॉर्मेशन। इसका मतलब क्या है कि एक टीचर जो कि अपने आप को अप टू डेट रखता है। अप टू डेट रखने का मतलब क्या है, जो भी करंट अफेयर्स हो रहे हैं, जो भी करंट सिचुएशन है उसके बारे में वो जो है अवेयर है, उसे सब कुछ नॉलेज है। तो अब आपको बताना है गुड टीचर कौन सा होगा। तो देखो ये पॉइंट भी आपका कहीं ना कहीं सही है कि वो अपने आप को अप टू डेट रखे, बट एज अ टीचर अगर आप एक टीचर हो आपको तो लर्नर का देखना है ना, तो क्या आप अपने आप को अप टू डेट रख रहे हो? इसमें लर्नर का क्या बेनिफिट? लर्नर का बेनिफिट होता है कि आप उनको अपनी इंफॉर्मेशन दोगे, बट हमें यहाँ पर बेस्ट ऑप्शन चूज करना है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, एक ऐसा टीचर जो कि डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स के लिए इजी बना दे, तो उसे आप एक अच्छा टीचर बोलोगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को टेक्स्ट पढ़ाना है, आपको टेक्स्ट बहुत मुश्किल लगता है, बट अगर मैं आपको इस वे से पढ़ाऊँ कि आपको टेक्स्ट बहुत ईजी लगने लग जाए, तो वो क्या होगा, एक गुड टीचर की क्वालिटी होगी। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर होगा गाइस ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट आता है आपके सामने विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड स्टेटमेंट। इनमें से आपको वो स्टेटमेंट बतानी है जो कि ऑड वन आउट है, सबसे अलग है। फर्स्ट ऑप्शन आपको बोलता है मेजोरिटी ऑफ द टीचर यूज लेक्चर मेथड, कि बहुत सारे टीचर जो है ना वो लेक्चर मेथड को यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका बोलता है मोस्ट ऑफ द क्लासरूम आर पुअरली इक्विप्ड, बहुत सारे क्लासरूम जो है वो बहुत ही पुअरली इक्विप्ड है। इसका मतलब क्या है कि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है, वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है फॉर टीचिंग, मतलब टीचिंग के लिए जो है वो इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद में सी ऑप्शन आपको कहता है नॉलेज इज स्टैटिक, आपकी जो नॉलेज है ना वो क्या होती है, स्टैटिक होती है, मतलब स्थिर होती है, नॉलेज में कोई चेंज ही नहीं आता। अच्छा, नेक्स्ट आपको बोलते हैं वन वे इंटरेक्शन प्रेवेल इन क्लासरूम, कि क्लासरूम के अंदर वन वे इंटरेक्शन जो है वो प्रेवेल करती है। तो अब आप बताइए आपको खुद को लग रहा है कि कौन सा ऑड वन आउट हुआ, आपका ऑप्शन नंबर 3 नॉलेज इज स्टैटिक। क्यों? क्योंकि गाइस देखो ऊपर वाले जो फर्स्ट सेकंड एंड जो फोर्थ ऑप्शन है हर एक में आपके क्लासरूम के बारे में डिस्कस किया हुआ है, आपको क्लासरूम की प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है कि यस वहाँ पर कुछ एक टीचर सारे ही लेक्चर को यूज़ करते हैं और वहाँ का इन्वायरमेंट अच्छा नहीं है और वन वे इंटरेक्शन होता है। तो ये सब क्या है, आपके क्लासरूम प्रॉब्लम्स है तीनों की तीनों। बट जो नॉलेज स्टैटिक, जो नॉलेज स्टैटिक है ये आपका पॉइंट ही क्या होगा, डिफरेंट होगा। ये तो एक इंडिविजुअल की करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, एक इंडिविजुअल लर्नर की करेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं। तो ये क्या होगी, आपकी ऑड वन आउट स्टेटमेंट हो जाएगी जो कि इन तीनों से अलग है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज राइट। आपको बताना है इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी स्टेटमेंट सही है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना और गाइस एक बार आप खुद से आंसर देने की कोशिश किया करो, देन आप मेरा सुना करो। ऑप्शन ए आपको कहता है टीचर कैन बी असिस्टेड बाय कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। इसका मतलब क्या है, टीचर जो है वो क्या है, उनकी हेल्प की जाती है कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शंस के द्वारा। कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन क्या होती है, जो कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं। आपको पता है आप ये ऑनलाइन मेरा जो लेक्चर सुन रहे हैं, यूट्यूब पर आप लेक्चर सुन रहे हैं, हम अनअकैडमी पर जो आप मेरा लेक्चर सुनते हो, या हम जो भी प्रोजेक्टेड उसका यूज़ करते हैं लाइक जूम पर आपकी जो है क्लासेस होती है, ये सब क्या है, ये आप आईसीटी को यूज़ कर रहे हो। तो टीचर जो है वो क्या कर सकता है, इनकी हेल्प ले सकता है टीचिंग को करने के लिए। तो यस दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। अभी हम बाकी के भी पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोलता है, टीचर कैन बी रिप्लेस्ड बाय कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन। क्या आप टीचर को रिप्लेस कर सकते हो कंप्यूटर एडेड इंस्ट्रक्शन से? इसका मतलब क्या हुआ गाइस कि आप टीचर की ज़रूरत ही नहीं है, सिर्फ आप इनका आईसीटी का यूज़ करो और आपका जो है आप टीचिंग कर लोगे। क्या ये पॉसिबल है? अगर मैं ही यहाँ आपको पढ़ाने के लिए नहीं हूँ तो आपको क्या अकेला लैपटॉप पढ़ा देगा? क्या नहीं पढ़ा सकता ना। तो उसके लिए आपको टीचर तो चाहिए। ये स्टेटमेंट आपकी क्या है, रॉन्ग हो गई। नेक्स्ट आपकी क्या कहती है, फेस टू फेस टीचिंग एंड ऑन टाइम टीचिंग आर इक्वली इफेक्टिव। एक तो हम जो फेस टू फेस टीचिंग करते हैं, फेस टू फेस टीचिंग का मतलब जो हम पर्सनली टीच करते हैं, क्लासरूम में हम जो टीच करते हैं, और एक है ऑन टाइम टीचिंग। ऑन टाइम टीचिंग का मतलब क्या होता है गाइस, ऑन द स्पॉट टीच करना। लाइक हम कहीं जा रहे हैं और हमें एकदम से बोल दिया कि ये कॉन्सेप्ट आप पढ़ाओ, ठीक है, तो वो क्या है, इतना इफेक्टिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक तो क्या है वहाँ पर वैसा इन्वायरमेंट नहीं होगा, क्लासरूम इन्वायरमेंट। सेकेंडली आप ऑन द स्पॉट उस चीज़ को अगर बिना प्रिपरेशन के अगर आप कराओगे तो वो जो है इतनी इफेक्टिव निकल के नहीं आएगी जितनी की होनी चाहिए। तो ये भी क्या है, आपकी स्टेटमेंट कहीं ना कहीं आपकी गलत आ जाती है। फिर आती है ऑनलाइन टीचिंग इज मोर इफेक्टिव। ऑनलाइन टीचिंग बहुत मतलब ज़्यादा इफेक्टिव होती है ऑफलाइन से। तो ये बात गाइस हम नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि ऑनलाइन की अपनी मेरिट्स डीमेरिट्स है, ऑफलाइन की अपनी मेरिट्स डीमेरिट्स है। तो अगर आपको एग्जाम में भी अगर ये पॉइंट से कहीं पर भी आपको मिलता है तो आप उसको डायरेक्ट क्रॉस करके आओगे, क्योंकि ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ही क्या है, अच्छे मेथड है अपनी अपनी जगह पर। तो ये भी क्या है, आपका पार्शियली करेक्ट होगा, तो इसको भी हम रॉन्ग करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स कैन अ टीचर डेवलप बेटर टीचिंग मेथड। आपको बताना है कौन से ग्रुप ऑफ सब्जेक्ट्स जो है वो हेल्प करता है एक टीचर को एक बेटर टीचिंग मेथड को बनाने में, डेवलप करने में। कौन कौन से सब्जेक्ट्स आपकी हेल्प करते हैं? फर्स्ट वन आता है आपका सोशियोलॉजी एंड फिलोसफी, फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी या नन ऑफ द अबव। तो देखो
सोशियोलॉजी में क्या है, हम सोसाइटी के बारे में पढ़ते हैं। तो क्या एक स्टूडेंट्स को अगर हमें टीच करना है तो वहाँ सोसाइटी का कोई मतलब नहीं बनता ना, तो ये डायरेक्ट आपका कैंसिल आउट, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट, यहाँ से ये भी कैंसिल आउट। बचा आपका फिलोसफी एंड साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या होती है, स्टूडेंट्स के माइंड को रीड करके उस अकॉर्डिंग अपनी टीचिंग को देना। लाइक अगर मैं जो आपको टीच कर रही हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं फेस टू फेस आपको टीच कर रही हूँ, मुझे स्टूडेंट्स के एक्सप्रेशन से लग रहा है कि उनको समझ नहीं आ रहा, तो मैं क्या करूँगी, अपने टीचिंग के मेथड को चेंज कर दूंगी। तो ये क्या है, साइकोलॉजी। मैंने उनकी साइकोलॉजी पढ़ी कि यस, उनके एक्सप्रेशन से मुझे लग रहा है कि उनको कहीं प्रॉब्लम आ रही है। और नेक्स्ट, इससे पहले क्या है, फिलोसफी। फिलोसफी क्या होती है, जो अप्रोचेज होती है हमारी, जो अप्रोचेज आ चुकी है टीचिंग में, जो प्रिंसिपल्स है वो सब इसमें आ जाएंगे। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू बिकम पॉपुलर अमंग स्टूडेंट्स द टीचर मस्ट। स्टूडेंट्स के अंदर पॉपुलर होने के लिए टीचर जो है उसे क्या करना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, अगर मैं आप लोगों के बीच में फेमस होना चाहती हूँ, पॉपुलर होना चाहती हूँ, तो मुझे क्या करना चाहिए। फर्स्ट वन है आपका हेल्प देम पर्सनली। मुझे आप लोगों की पर्सनली हेल्प करनी चाहिए। पर्सनली हेल्प का मतलब आपको कोई डाउट्स है, आपको कोई क्वेरीज है, तो मैं उनको सॉल्व आउट करूँ। अब जैसे कि मेरे स्टूडेंट जो है उनको पता भी है, उनको किसी भी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो वो क्या करते हैं, मुझे डायरेक्ट व्हाट्सअप करते हैं कि मैम हमें ये क्वेश्चन नहीं आ रहा, प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिए। तो ये क्या है, ये मतलब वो मेरे से डाउट पूछ रहे हैं, उनको पता है कि मैम रिप्लाई करेगी, मैं उसी टाइम उनके डाउट्स को क्लियर करती हूँ। तो ये क्या है, स्टूडेंट्स में पॉपुलर होने के लिए ये सबसे बेस्ट थिंग होती है कि हम उनकी हेल्प करें। अगर हम उनकी हेल्प करेंगे तो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी लगेगा कि यस, टीचर हमारी हेल्प कर रहा है। ठीक है, बाकी के ऑप्शंस देखते हैं। अरेंज पीरियोडिकल टूर प्रोग्राम, ये क्या बात हुई, अगर टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए टूर निकाल रही हूँ तो क्या मतलब मैं पॉपुलर हो जाऊंगी स्टूडेंट्स में। दिस इज़ नॉट द राइट थिंग। अब आप बोलोगे कि यस मैम हम तो खुश हो जाएंगे, बट हमें एग्जाम के व्यू पॉइंट से देखना है, तो आप इसको कैंसिल आउट करोगे। ओके, गिव नोट्स वाइल टीचिंग, जब पढ़ा रहे हैं उस टाइम पर नोट्स दे देना, नॉट अ गुड थिंग। मेंटेन गुड सोशल रिलेशन, अरे सोसाइटी से मुझे क्या मतलब, मैं टीचर हूँ तो मुझे क्या करना है, मुझे तो आप लोगों की लर्निंग, आपके बिहेवियर में चेंज लेकर आने हैं, आपको एक गुड सिटीजन बनाना है, बट सोशल रिलेशन मेंटेन करना नो नीड ऑफ दिस। सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा, हेल्प देम पर्सनली। मैं उनकी अगर पर्सनली हेल्प करूँ, आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूँ, आपकी क्वेरीज को सॉल्व करूँ, तो ऑब्वियसली मैं स्टूडेंट्स के बीच में पॉपुलर हो जाऊँगी। ये स्टूडेंट्स जो है वो मुझे पसंद करेंगे कि ये मैम तो हमारे डाउट्स क्लियर करती हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेन ड्यूटी ऑफ अ टीचर। आपको बतानी है एक टीचर की मेन ड्यूटी क्या होती है। फर्स्ट ऑप्शन क्या कहता है, टू स्टिमुलेट एंड गाइड स्टूडेंट लर्निंग। स्टिमुलेट मतलब मोटिवेट करना, स्टूडेंट्स जो है सीख रहा है उसको गाइड करो, उसको मोटिवेट करो, ये एक टीचर की ड्यूटी होती है। यस, इट्स ट्रू, तो ये आपकी सही स्टेटमेंट है। अभी हम बाकी के देखते हैं। टू प्रोवाइड रेमेडियल एड्स एंड डायग्नोस्टिक एड वेयर एवर रिक्वायर्ड, जहाँ पर ज़रूरत पड़े स्टूडेंट को वहाँ पर उसको रेमेडियल एड्स दो। रेमेडियल एड का मतलब क्या है, अगर उसको दवाई की कहीं ज़रूरत है तो वो आप उसको हेल्प प्रोवाइड करो। या डायग्नोस्टिक एड, डायग्नोस्टिक एड में क्या है कि स्टूडेंट अगर कुछ गलत कर रहा है, स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम आ रही है उसको कॉज इफेक्ट देखना, मतलब उसके रीज़न को फाइंड आउट करना, स्टूडेंट्स की डिफ़िकल्टीज़ को फाइंड आउट करके उनकी हेल्प करना। तो कहीं ना कहीं हमारी ये बात भी सही है कि टीचर की ये ड्यूटी होती है। नेक्स्ट क्या है, टू टीच ओनली द प्रेस्क्राइब करिकुलम। जो आपको सिलेबस दे दिया ना, सिर्फ आपने वो पढ़ाना है, मतलब क्लास में जाओ पढ़ा के आ जाओ, बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा, क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई मैटर नहीं, आपको कोई मतलब नहीं उससे। नो, दिस इज रॉन्ग। नेक्स्ट क्या है, टू इंश्योर दैट ऑल स्टूडेंट बिलोंग टू सेम सोशल ग्रुप। ये चेक करना कि जो सारे स्टूडेंट्स हैं वो सेम सोशल ग्रुप से बिलोंग करते हैं। मुझे क्या मतलब आप कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हो, बिकॉज एक टीचर के लिए सारे स्टूडेंट्स इक्वल है, कोई पार्शियलिटी नहीं होती। तो ये आपका रॉन्ग हो गया। अब ये दोनों मैंने बोला आपको करेक्ट है, आपको बताना है मेन ड्यूटी टीचर की क्या होगी। तो मेन क्या होती है, एक टीचर की मेन ड्यूटी स्टूडेंट्स को सिखाना। तो सिखाना मतलब उसको गाइड करना, उसको मोटिवेट करना कि उसकी लर्निंग इम्प्रूव हो सके। हम रेमेडियल एड ठीक है, हम उनकी हेल्प जरूर करेंगे, लेकिन जब उनको ज़रूरत पड़ेगी ना, मेन तो मेरा
मैं टीचर बनी हूँ तो मेरा काम क्या है, आप लोगों की लर्निंग को इन्हांस करना, आप लोगों को मोटिवेट करना। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू टीचर यूज टीचिंग एड? एक टीचर जो है टीचिंग एड्स को यूज क्यों करता है? टीचिंग एड क्या होती है गाइस? वो टूल्स एंड टेक्निक होती है जो कि एक टीचर की हेल्प करते हैं अपनी टीचिंग को इफेक्टिव बनाने के लिए। ठीक है, लाइक अगर मैं अब अपनी आपको पढ़ा रही हूँ, पढ़ाते पढ़ाते मुझे लग रहा है कि यस मुझे किसी चीज़ में डायग्राम बनाने की ज़रूरत है, मुझे पीपीटीज की ज़रूरत है ताकि मेरी टीचिंग थोड़ी इफेक्टिव हो सके, तो वो सब आपकी क्या है, टीचिंग एड्स होते हैं। तो टीचर जो है इनको यूज़ क्यों करता है? क्या टीचिंग को फन फील्ड बनाने के लिए, मजाकिया बनाने के लिए? कोई मजाक चल रहा है यहाँ पे? नो। फॉर नेम शेक, सिर्फ नाम के लिए ही जो है वो टीचिंग एड्स को यूज़ किए जाते हैं? बिल्कुल भी नहीं। टू मेक स्टूडेंट अटेंटिव, स्टूडेंट को अटेंटिव बनाने के लिए। और बी ऑप्शन कहता है टू टीच विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट। अब देखो कहीं ना कहीं आपके दोनों ऑप्शन जो है वो आपको सही लग रहे होंगे कि बी ऑप्शन भी हो सकता है, डी भी। बट गाइस देखो डी ऑप्शन क्या कह रहा है, स्टूडेंट्स को अटेंटिव बनाने के लिए एक टीचर जो है टीचिंग एड को यूज़ करता है। बट ये चीज़ मैंने आपको पहले ही बोली, टीचिंग एड्स किस लिए यूज़ करता है टीचर? ताकि टीचिंग को इफेक्टिव बना सके, जो वो स्टूडेंट्स को समझाना चाहता है वो उसे समझ में आए। अब स्टूडेंट अटेंटिव तो चलो ठीक है, मैंने कुछ अच्छा सा यहाँ पे डायग्राम बनाया, आप लोगों को समझाया, आप लोग एक बार अटेंशन दोगे, आप लोग उसको सुनोगे अच्छे से, लेकिन थोड़े टाइम बाद में फिर क्या हो जाएगा, आप उतने अटेंटिव नहीं रहोगे। तो इसका मतलब मेन जो टीचर यूज़ करता है किस लिए करता है? ताकि स्टूडेंट्स को समझा सके उस वे में जिसमें वो समझना चाहते हैं, उनकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग। अब अगर मुझे लग रहा है कि अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा और मुझे लगता है इसके लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा ऐसे या कुछ भी, तो मैं आपको लिए क्या करूँगी, वो डायग्राम बना के आपको समझाऊंगी। तो ये क्या है, आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल के अकॉर्डिंग पढ़ाने के लिए ही हम क्या करते हैं, टीचिंग एड को यूज़ करते हैं। मुझे पता है कि जो लाइक बड़े स्टूडेंट्स हैं, जो हायर क्लासेस में है, जो मेरे यूजीसी नेट एक्सपीरियंस के जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, तो उस अकॉर्डिंग मैं अपने टीचिंग एड को यूज़ करूँगी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है गाइस, एलिमेंट्री स्कूल लेवल ऑफ मॉडर्न डे एजुकेशन इन इंडियन कॉन्टेस्ट कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। इंडियन कॉन्टेस्ट के अंदर जो मॉडर्न एजुकेशन जो है उसमें एलिमेंट्री स्कूल कौन सी होती है गाइस? आपकी फर्स्ट क्लास से लेकर जो आपकी 8th क्लास तक की जो स्टडी होती है वो आपकी किस में आती है? आपकी एलिमेंट्री स्कूल लेवल में आती है। तो आज के टाइम में मॉडर्न एजुकेशन में जो एलिमेंट्री स्कूल है, मतलब फर्स्ट से लेकर 8th क्लास तक के बच्चों को जो पढ़ाया जाता है वो कौन सा मेथड होता है? क्या वो स्टूडेंट सेंटर्ड है, क्या वो टीचर सेंटर्ड है, या वो कुरिकुलम सेंटर्ड है, या वो रिसर्च सेंटर्ड है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा गाइज आपका ऑप्शन नंबर सी, कुरिकुलम सेंटर्ड। आपको भी पता होगा, आप अपनी क्लास में अभी पास आउट अगर आपने किया फर्स्ट क्लास से लेकर जब आप 8th क्लास में थे तो आपको क्या पढ़ाया जाता था? टीचर सिर्फ वही पढ़ाती थी जो आपके सब्जेक्ट्स में है, जो आपको दिया गया है सिर्फ वही पढ़ाया जाता था, उस पर फोकस किया जाता था। तो इसीलिए जो एलिमेंट्री स्कूल लेवल की जो एजुकेशन होती है वो क्या होती है? आपकी कुरिकुलम सेंटर्ड होती है। और प्राइमरी कौन सी एजुकेशन होती है? जो कि आपकी नर्सरी, प्री नर्सरी, केजी, एलकेजी, वहाँ पर कौन सी चलती है? टीचर सेंटर्ड चलती है। और जबकि अगर हम उसके बाद में बात करें कि आपकी हायर लेवल पर कौन सी आ जाती है? आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड हो जाती है। ठीक है, और फिर अगर हम रिसर्च की, मतलब जब आप पीएचडी करते हो तब आपकी क्या हो जाती है? वो आपकी स्टूडेंट सेंटर्ड में ही हो जाती है, बट वो आगे आपका रिफ्लेक्टिव लेवल आ जाता है उसके अंदर। समझ में आया इतना? तो ये है आपके क्वेश्चन। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, फंक्शन ऑफ द स्कूल एज एन एजेंट ऑफ सोसाइटी इज। स्कूल का फंक्शन बताना है आपको, क्या काम करता है स्कूल एक एजेंट के रूप में सोसाइटी का? टू मेक चिल्ड्रन वोकेशनली कॉम्पिटेंट, टू मेक चिल्ड्रन अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट, टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर लाइफ, टू टीच द चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट। अब बताओ, सोसाइटी के अगर हम नज़रिए से देखें तो स्कूल आपका क्या काम करता है? स्कूल का मेन फंक्शन क्या होता है? क्या सिर्फ चिल्ड्रन को वोकेशनली कॉम्पिटेंट बनाना कि वो क्या कर सके कि हाँ बोलने में अच्छा हो, मतलब बस उस चीज़ के लिए होता है स्कूल? नो, ये क्या है? गलत। टू मेक द चिल्ड्रन अंडरस्टैंड इन्वायरमेंट, आपके जो इन्वायरमेंट है उसको समझने के लिए जो है आपका स्कूल मतलब काम करता है। क्या उसका मेन फंक्शन सिर्फ यही है कि आप अपने इन्वायरमेंट को जो है वो देखो, उसको समझो? ठीक है, ये काम होता है, बट अकेला ये काम नहीं होता।
नेक्स्ट है टू प्रिपेयर चाइल्ड फॉर लाइफ। यस, ये जो है ये हमारे स्कूल का मेन फंक्शन होता है कि बच्चों को उनकी लाइफ के लिए प्रिपेयर करना, आने वाले फ्यूचर में जो उन्होंने करना है उसके लिए उसको तैयार करना। अब आप अगर एक बात सोच कर देखो, अगर आप एलकेजी के अंदर ABCD ना पढ़ के आते तो क्या आप आज ये चीज़ें पढ़ पाते? नहीं। तो वो क्या है, आपके फंक्शन था स्कूल का कि बच्चों को फ्यूचर के लिए हम तैयार कर रहे हैं। टू टीच द चिल्ड्रन टू रीड एंड राइट ओनली। गाइस, जहाँ पर ओनली वर्ड आ जाए ना उसको आँख बंद करके क्रॉस कर दो। क्लियर? तो ये क्या होगा आपका ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। बहुत ही नॉर्मल सा क्वेश्चन है, आप अपनी इजी अंडरस्टैंडिंग से कर सकते हो। नेक्स्ट आता है द टर्म गैंग अकॉर्डिंग टू एजुकेशन रिप्रेजेंट। अगर हम एजुकेशन के बारे में बात करें तो गैंग जो है वो उसका आप किससे लिंक करोगे? मेल ग्रुप से, फीमेल ग्रुप से, सोशल फेनोमेना से या टेररिस्ट से? तो गैंग किस में आते हैं? आपके सोशल फेनोमेना में आते हैं। देखो, अगर हम गैंग की बात करते हैं, आपने सुना होगा ना, कहते हैं स्कूल, आप कॉलेज लाइफ में कहते हैं कि हमारी तो पूरी एक गैंग होती थी। गैंग क्या? जिसमें आपके मेल फ्रेंड्स भी होते हैं, आपके फीमेल फ्रेंड्स भी होते हैं, बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों होती है, जो कि मिलके क्या करते हैं, अपना एक ग्रुप बना लेते हैं इंट्रैक्शंस करने के लिए। तो ये क्या है, एजुकेशन के अकॉर्डिंग जो गैंग है उसका मतलब क्या होगा आपका? सोशल फिनोमेना होता है, सोसाइटी से लिंक होता है कि वहाँ पर जो है सब ग्रुप बना कर अपनी इंट्रैक्शन करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू प्लेटो, प्लेटो के अकॉर्डिंग मेन एम ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मेन एम क्या होता है? ये गाइस कुछ एक डेफिनेशन है जो कि हमारे अलग अलग जो पर्सन है जो उन्होंने दी है। लाइक प्लेटो ने भी एक डेफिनेशन दी, तो वहाँ उसके अकॉर्डिंग जो आपकी एजुकेशन है उसका मेन एम क्या होता है? उसका मेन एम है डेवलप द पावर ऑफ कॉन्टेम्पलेशन, कि आपके अंदर एक पावर को डेवलप करना जो कि जिससे कि आप अपनी लाइफ को लिंक कर सको फ्यूचर के लिए। मतलब आपके अंदर एक ऐसी पावर हो कि आप हर एक चीज़ को क्या कर सको, फेस कर सको अपनी आने वाली लाइफ में, हर चीज़ के लिए आप रेडी रहो। ये क्या था? प्लेटो के अकॉर्डिंग एजुकेशन का मेन एम ये होता है कि आपके अंदर एक ऐसी पावर को जनरेट करना कि आप हर चीज़ को फेस कर सको, हर चीज़ में टॉप कर सको, अपने आप को निकाल सको उस चीज़ से बाहर। नेक्स्ट आपको जो ऑप्शन बोलते हैं ट्रेन ईच पर्सन, कल्टिवेट पर्सनैलिटी, ये आपकी कोई भी प्लेटो से रिलेटेड नहीं थी, प्लेटो से रिलेटेड आपकी ऊपर वाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, while helping the children to make educational plan it is unfair for them to। जब आप चिल्ड्रन की हेल्प करते हो एजुकेशनल रिलेटेड प्लान बनाने में तो इट इज़ अनफेयर फॉर देम, उनके लिए क्या चीज़ गलत होगी वो बतानी है आपको। सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट फ्रॉम वन पर्टिकुलर फील्ड, आप एक ही पर्टिकुलर फील्ड से सारे सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो। प्लान द प्रोग्राम अहेड, आप आगे के लिए प्लान करो। चूज ए सब्जेक्ट ऑफ लेसर इंटरेस्ट, क्या ऐसा सब्जेक्ट चूज करो जिसमें आपका इंटरेस्ट कम है। या टेक प्राइम विद कॉलेज प्रिपरेटरी सब्जेक्ट, या आप जो है ट्राई करते रहो जो आपके प्रिपरेटरी सब्जेक्ट है जो आपने अब तक प्रिपेयर नहीं किया, आपने प्रिपेयर करने हैं, आप उनको जो है करने की कोशिश करते रहो। सो इसका करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सिलेक्ट ऑल सब्जेक्ट फ्रॉम वन पर्टिकुलर फील्ड। अब ये कैसे आया देखो, जब आप ना एक टीचर हो और आप अपने बच्चों की मतलब चिल्ड्रन की आप हेल्प करना चाहते हो उनके एजुकेशन प्लान को डेवलप करने में, तो अनफेयर चीज़ क्या होगी? क्या चीज़ आप उनको गलत गाइड करोगे कि आप सारे सब्जेक्ट एक ही फील्ड से चूज़ करो, जबकि टीचर क्या बोलता है, बच्चों आप हर एक फील्ड से जो है अपने सब्जेक्ट को चूज़ करो ताकि आप में क्या आ सके, हर एक फील्ड की नॉलेज हो सके। आपको वो क्या बनाना चाहते हैं? वर्सेटाइल बनाना चाहते हैं कि आप जो है सारी चीज़ें कर सको। तो एक टीचर अगर ऐसा बोलेगा तो वो क्या होगा? अनफेयर होगा। बाकी का क्यों नहीं होगा? प्लान करना आगे के प्रोग्राम के लिए ये तो अच्छी बात है ना। चूज अ सब्जेक्ट ऑफ लेसर इंटरेस्ट, यस, ये अगर हम बात करें तो ये एक अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि टीचर क्या बोलेगा, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट कम है ना आप उसको सिलेक्ट करो ताकि आपका इंटरेस्ट उसमें बन जाए। समझ में आई कि आपका जिस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है आप उस सब्जेक्ट को चूज़ करो और उसके ऊपर स्टडी करो, उसके बारे में
बढ़ो, ताकि वो सब्जेक्ट आपको इंटरेस्टिंग लगने लगे। हमेशा ऐसा होता है कि कई सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं होता, लेकिन अगर हम उसको पढ़ते जाएंगे तो हमारा इंटरेस्ट बन जाएगा। तो टीचर अगर ऐसा बोलता है तो वो भी सही है, लेकिन टीचर जो फर्स्ट ऑप्शन है वो नहीं बोलेगा, वो उसके लिए अनफेयर हो जाएगा बच्चों के लिए। क्लियर? Next question. Education officers often speak of the term of an institution. This concept of term refers to, जो एजुकेशन ऑफिसर है वो हमेशा जो है एक इंस्टीट्यूशन के टर्म के बारे में बोलता है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसके अंदर टोन का क्या मतलब होता है आपने ये बताना है। तो आप देखिए इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। कैसे? पहले हम बात करते हैं ऑप्शन ए की। The disciplinary measures adopted by an institution for avoiding classes. यहाँ पर आपको बस सिर्फ इतना बताना है, जो आपके एजुकेशन जो ऑफिसर होते हैं वो हमेशा आपके इंस्टीट्यूशन के बारे में जब भी बोलते हैं तो यहाँ पर जो टर्म यहाँ पर बोला गया है उसका यहाँ पर मतलब क्या होगा, टर्म का मतलब क्या है आपको बताना है। तो उसका मतलब होता है गाइस हेल्दी एटमॉस्फेयर जो है इंस्टीट्यूशन का फ्रॉम द सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू, कि आपका जो इंस्टीट्यूशन है ना उसका एटमॉस्फेयर हेल्दी रहना चाहिए। हेल्दी का मतलब क्या है कि हर एक जो वहाँ पर स्टूडेंट्स है, टीचर्स है, वो सब क्या रहे, हेल्दी रहे। वहाँ पर आप जो है उस चीज़ का हर एक पॉइंट मतलब ध्यान रखोगे। सेंटिमेंटल पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है, वहाँ पर स्वच्छता होनी चाहिए, कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो जब भी एजुकेशन ऑफिसर इसके बारे में बोलता है तो उनका मतलब क्या होता है कि आपके इंस्टीट्यूशन का एटमॉस्फेयर हेल्दी रहे, सब वहाँ पर साफ सफाई रहे। क्लियर? ये जस्ट आपके क्या है, एक आप कह सकते हो एक स्टेटमेंट है जो कि आपको बस ये ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आता है इन द वर्ड ऑफ महात्मा गांधी हिमसेल्फ बेसिक एजुकेशन इज। महात्मा गांधी के जो वर्ड्स है उनके अकॉर्डिंग बेसिक एजुकेशन क्या होती है वो आपको बतानी है। तो देखिए बेसिक एजुकेशन जो महात्मा गांधी ने बोली थी उनके अकॉर्डिंग क्या है, एजुकेशन थ्रू क्राफ्ट इज क्रिएटिव फॉर चिल्ड्रन, कि जो आप एजुकेशन प्रोवाइड करो ना वो क्या होनी चाहिए, बच्चों के लिए क्रिएटिव होनी चाहिए। और क्रिएटिव कैसे होगी, आप क्राफ्ट का यूज़ करो, उनको खुद काम करने के लिए दो, बच्चों की स्किल्स इंप्रूव करनी है। देखो बच्चे क्रिएटिव कब होंगे, जब आप उनको कुछ काम करने के लिए देते हो, वो अपने माइंड को यूज़ करके जब वो कुछ बनाते हैं, कुछ क्रिएट करते हैं, तो वो क्या है, वो बेस्ट एजुकेशन होती है। तो महात्मा गांधी ने भी यही बोला कि जो बेसिक एजुकेशन जो है वो क्या होनी चाहिए, वो इस तरह से होनी चाहिए कि स्टूडेंट जो है वो क्या बने, क्रिएटिव बने। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो टीचिंग इज यूजफुल टू स्टूडेंट्स ऑफ। आपको बतानी है कि जो माइक्रो टीचिंग जो है वो कौन से स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होती है। क्या वो जूनियर क्लासेस के लिए होती है, प्राइमरी के लिए होती है, +2 के लिए होती है, या हायर क्लास एंड प्राइमरी क्लासेस। तो गाइस माइक्रो टीचिंग में आपको बता दूं क्या है। माइक्रो टीचिंग एक ऐसी टीचिंग होती है जहाँ पर टीचर स्मॉल लेवल पर जो है टीच करता है, और यहाँ पर जो लेक्चर होता है वो भी जो है 10 से 15 मिनट का ही होता है, और जो स्टूडेंट जितनों को पढ़ाया जाता है वो भी आपके जो है बहुत कम होते हैं। तो माइक्रो टीचिंग जो है वो हायर, या तो आपकी हायर क्लास वाले स्टूडेंट्स के लिए जो है वो अच्छी होती है, या फिर प्राइमरी क्लासेस के लिए अच्छी होती है, क्योंकि वहाँ पर क्या होता है, कुछ एक स्टूडेंट्स को डील करना होता है, और वहाँ पर जो आप लेक्चर टाइमिंग है वो भी क्या होती है, थोड़े टाइम की होती है। ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी माइक्रो टीचिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ODD स्टेटमेंट। आपको बतानी है इनमें से कौन सी जो है आपकी ओड स्टेटमेंट है। ओड स्टेटमेंट है तो गाइज ये क्वेश्चन तो अभी आ चुका ना, हमने पहले किया। ओड स्टेटमेंट कौन सी होगी, नॉलेज इज स्टैटिक, कि अगर आपकी नॉलेज जो है वो क्या है, स्टैटिक है, वो आपकी ओड स्टेटमेंट है। बिकॉज बाकी सब आपकी जो है क्लासरूम इन्वायरमेंट आपकी टीचिंग से रिलेटेड है, लेकिन ये आपका इंडिविजुअलाइज्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूज ऑफ टेलीकास्ट मटेरियल। अगर आप टेलीकास्ट मटेरियल का यूज करते हो किस लिए, उससे क्या होगा, इंक्रीज रिटेंशन पावर, क्या आपकी रिटेंशन पावर बढ़ेगी, इनहांस कंसंट्रेशन एंड लर्निंग, रिड्यूस द बर्डन ऑफ टीचर, या नन ऑफ अबव। तो देखो गाइस टेलीकास्ट मटेरियल क्या होता है, टेलीकास्ट का मतलब होता है जब हम किसी चीज़ को दिखाते हैं, दिखा के अगर हम कुछ बताते हैं। लाइक अब मैंने अगर आपको बताना है कि मोबाइल कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है, अब मोबाइल, अब हम लोग बहुत
दूर बैठे हैं, लाइक आप जैसे अब मुझे यूट्यूब पर देख रहे हो, अब मुझे क्या करना है, आपको यहीं से ही बताना है कि कैसे यूज़ करना है। तो मैं क्या करूँगी, उसकी एक पूरी वीडियो आपको पूरा उसको खोल खाल के स्ट्रक्चर जो है वो दिखाऊंगी। तो टेलीकास्ट मटेरियल का यूज़ इसीलिए किया जाता है ताकि कंसंट्रेशन और लर्निंग दोनों को इन्हांस किया जाए। क्योंकि एक तो मैं आपको जस्ट बोल कर बताऊँ कि ना आपके मोबाइल में ये फीचर होते हैं, वो बटन प्रेस करो, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये। और एक मैं आपको प्रॉपर वीडियो बना के मोबाइल दिखा के खुद करके दिखाऊं, तो वो क्या होगी, उससे आपकी कंसंट्रेशन भी बढ़ेगी और आपकी लर्निंग भी इंक्रीज होगी। तो इसीलिए टेलीकास्ट मटेरियल का अगर हम यूज़ की बात करें तो वो क्या करता है, आपकी कंसंट्रेशन और लर्निंग दोनों को ही इन्हांस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी डन ऑन द बेसिस ऑफ देयर लर्निंग, विच अमंग द फॉलोइंग रीजनिंग फॉर लर्निंग। आपको ये बताना है कि जब हम स्टूडेंट्स की क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ लर्निंग, तो वो कौन सी क्लासिफिकेशन के बेस पर किया गया और इनमें से कौन सी रीजनिंग से रिलेटेड होती है। कहने का मतलब क्या है कि स्टूडेंट्स को 4 पार्ट में क्लासिफाई किया उनकी लर्निंग के अकॉर्डिंग। ये 4 पार्ट्स आपके कौन कौन से हैं, कॉमन सेंस लर्निंग, एनालिटिकल लर्निंग, इनोवेटिव लर्निंग एंड डायनामिक लर्निंग। ये चारों पार्ट में जो है लर्निंग के बेस पर एक स्टूडेंट को क्लासिफाई किया। आपको बताना है इनमें से आपकी रीजनिंग से रिलेटेड कौन सी लर्निंग आती है। रीजनिंग आपको पता है, आप पढ़ते हो, आपने पेपर 1 में भी हमारा सब्जेक्ट है रीजनिंग का, उसमें आपकी कौन से लर्नर आते हैं, एनालिटिक लर्नर आते हैं। एनालिटिक लर्नर जो है वो आपके किससे रिलेटेड होते हैं, आपके रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, जो कि मैथमेटिकल पोर्शन आती है कि आपकी माइंड एबिलिटी जो है, आप कितना चीज़ों को सीख रहे हो जल्दी, वो लर्नर आपके कौन से कहलाते हैं, आपके एनालिटिक लर्नर कहलाते हैं। जबकि कॉमन सेंस लर्नर कौन से होते हैं, जो आपके नॉर्मल लर्नर होते हैं, जो नॉर्मल चीज़ें सीखते हैं। इनोवेटिव क्या होते हैं, जो कि कुछ नया करके दिखाते हैं। डायनामिक लर्नर कौन से होते हैं, जो कि हर चीज़ को सीखना चाहते हैं। डायनामिक नेचर होता है उनका कि कभी आज ये सीख लिया, कल वो सीख लिया, कल वो सीख लिया। और एनालिटिकल क्या होते हैं, जो कि आपकी रीजनिंग से रिलेटेड होते हैं, चीज़ों को समझने से वो समझना चाहते हैं, क्या उनका लॉजिकली जो है वो उस चीज़ों को देखना चाहते हैं, वो आपके एनालिटिक लर्नर होते हैं। क्लियर टू एवरीवन? नेक्स्ट क्वेश्चन, majority of students in a large class are found dozing. There may be something wrong with. देखो, अगर आपके क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो क्या कर रहे हैं, डोजिंग का मतलब क्या होता है, जब आप उबासियाँ लेते हो, आपको नींद आ रही होती है, आप स्लीपी फील कर रहे होते हो, तो वहाँ पर कहाँ पर रोंग हो रहा है, मतलब कि क्या कमी रह गई, कहाँ पर आपके जो है कुछ गलत हो रहा है। क्या आपके टीचिंग प्रोसेस में गलत है, कुछ टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शन, स्टूडेंट सेंटर या कंटेंट टॉट, जो आप कंटेंट पढ़ा रहे हो, तो यहाँ पर आपकी क्या आएगी, स्टूडेंट्स कंसर्न। ये क्या आएगी आपके, स्टूडेंट कंसर्न, मतलब कि कुछ देयर में बी समथिंग रॉन्ग विद द स्टूडेंट्स कंसर्न। मतलब अगर देखो आप कुछ पढ़ा रहे हो, अगर आपकी लार्ज क्लास के अंदर, मतलब बहुत बड़ी क्लास है और उसमें बहुत, मतलब मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ही जो है वो बासियाँ ले रहे हैं, इंटरेस्ट नहीं आ रहा, तो इसका मतलब स्टूडेंट्स में जो है कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। कि हर एक को, अब देखो, अगर आपकी टीचिंग प्रोसेस गलत होगी तो ये तो ज़रूरी नहीं कि फिर सबको ही मतलब प्रॉब्लम हो। कुछ बच्चों को तो समझ में आएगा, अगर आपको समझने में प्रॉब्लम है। टाइम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है, आप इंस्ट्रक्शन किस टाइम पर दे रहे हो या आपने क्या कंटेंट पढ़ाया है, वो चीज़ डिफरेंट है। लेकिन अगर सारे ही स्टूडेंट अगर सो रही हैं, उबासियाँ ले रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, कुछ ना कुछ जो है रॉन्ग है, आपके स्टूडेंट्स के साथ ही कुछ ना कुछ गलत है। ठीक है, तो वहाँ पर आपके स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम, मतलब वहाँ पर आपके स्टूडेंट्स की गलती है, आपकी नहीं होगी। नेक्स्ट आता है, एज वन ऑफ द मेथड ऑफ टीचिंग। अगर हम टीचिंग के किसी मेथड को देखें, द टीचर आर रिकमेंड टू अडेप्ट द प्रॉब्लम मेथड। टीचर को क्या रिकमेंड दिया जाता है कि वो अडेप्ट करे प्रॉब्लम मेथड को। द प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व इन दिस मेथड इज टू सी दैट, जो प्रिकॉशन ऑब्जर्व की जाती है इस मेथड में वो क्या होती है, देखना। क्या ऑप्शंस देखते हैं इसके। क्वेश्चन समझ में आया कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि जैसे टीचिंग के मेथड्स होते हैं, टीचर को कहा जाता है कि आप प्रॉब्लम मेथड को अडॉप्ट करो। तो यहाँ पर जो प्रिकॉशन, जो सावधानी जो बरती जाएगी इस मेथड में, कि टीचर क्या देखेगा,
कि मतलब उसे जो प्रॉब्लम मेथड दिया है वो किस प्रॉब्लम को चेक करेगा, उस प्रॉब्लम को जो कि किसी लाइफ एक्सपीरियंस से स्टार्ट होती है प्यूपिल की। अब एक बात बताओ, टीचर यहाँ पर अगर टीच कर रहा है तो वो स्टूडेंट की लाइफ एक्सपीरियंस को नहीं देखेगा। लाइफ एक्सपीरियंस जो है वो आपका कौन देखेगा, आपका स्टूडेंट देखेगा, जो कि आपकी रिफ्लेक्टिव लेवल के अंदर आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम आर सजेस्टेड बाय टीचर एट द एंड ऑफ लेसन। आपका लेसन खत्म हो गया, उसके एंड में जो है टीचर आपको सजेशन देगा प्रॉब्लम का। अब मान लो आपको मैंने ये चैप्टर पढ़ाया, कोई चैप्टर के सेकंड पेज पर ही आपको प्रॉब्लम आ गई। अब अगर मैं आपकी प्रॉब्लम वहाँ पर सोल्व आउट ना करूँ, फिर तो जो पूरा चैप्टर मैं आगे पढ़ाऊँगी वो सब आपके लिए वेस्ट है, क्योंकि आपको जब पहले वाला समझ नहीं आया तो आप पूरा चैप्टर नहीं कर पाओगे। तो ये बात क्या है आपकी गलत है कि आप टीचर मतलब अगर बच्चों को बीच में प्रॉब्लम आई है तो उनकी प्रॉब्लम को साथ साथ सॉल्व करना चाहिए, ना कि लेसन के एंड में। नेक्स्ट आता है प्रॉब्लम स्टार्ट विद द स्कूल सब्जेक्ट इटसेल्फ। टीचर क्या देखेगा कि जो प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है वो उसके सब्जेक्ट से लिंक्ड होनी चाहिए, सब्जेक्ट रिलेटेड होनी चाहिए। तो यस, ये बात सही है कि जो प्रॉब्लम है वो किससे रिलेटेड हो, सब्जेक्ट से ही रिलेटेड हो। नेक्स्ट क्या है, प्रॉब्लम इज ऑफ द टीचर एंड नॉट ऑफ द प्यूपिल। प्रॉब्लम जो है वो क्या है, टीचर की है ना कि प्यूपिल की, मतलब स्टूडेंट की प्रॉब्लम नहीं है, टीचर की प्रॉब्लम है। बट यहाँ तो हमें किसकी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, यहाँ एक टीचर को स्टूडेंट की प्रॉब्लम सॉल्व करनी है। तो ये आपका गलत, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कि प्रॉब्लम जो है वो आपके सब्जेक्ट से लिंक्ड होनी चाहिए। जब भी एक टीचर प्रॉब्लम मेथड को अडॉप्ट करेगा तो वो ये चीज़ ध्यान रखेगा, ये सावधानी बरतेगा। तो गाइज ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चंस। आज की वीडियो के अंदर मैंने आपसे 20 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और गाइज आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए और अच्छी लेकर आ सकूँ। कुछ इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है अगर आप मुझे जो है बताते हैं। और आपको जो है नेक्स्ट किस यूनिट के ऊपर एमसीक्यू सीरीज चाहिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ताकि मैं अपनी उस यूनिट को आपके साथ शेयर कर सकूं। सो गाइज मिलते हैं आपसे ऐसे ही हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, नेक्स्ट एमसीक्यू सीरीज के अंदर। आज की सीरीज में हम 20 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। इसी तरह अगर हम डेली के भी अगर 20 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मैक्सिमम 10 सीरीज के अंदर हमारे 200 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। सो ओके गाइज, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। ऑल द बेस्ट गाइज, स्टे होम, स्टे सेफ एंड हैप्पी लर्निंग। बाय बाय।